हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में कंपनी एक्ट 2013 के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। 50 एमसीक्यूज की ये सीरीज रहेगी। तो नेट कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूनिट 9 दी गई है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। वहाँ पर कंपनी एक्ट का टॉपिक दिया गया है, कंपनी एक्ट 2013 के बारे में। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नेट कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये वीडियो। साथ ही और कोई भी स्टूडेंट्स हैं जिनका कंपनी एक्ट 2013 का टॉपिक है, उन सभी के लिए ये वीडियो रेलेवेंट रहेगी। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे और कोई भी एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। साथ ही जो सीएस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से वो क्या है, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यूज़ की। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी इन टॉपिक को देखना चाहते हैं, जिनका ये सिलेबस में है, वो ज़रूर देखें इन वीडियोस को। ये सीरीज़ रहेगी 50 क्वेश्चंस की, जो 5 वीडियो में मैं आपको 10-10 क्वेश्चन करके करवाऊँगी। तो ये हमारा पार्ट 1 है वीडियो का। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए है, द चार्टर ऑफ अ कंपनी इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसे एओए बोलते हैं, क्या वो कंपनी का चार्टर कहलाता है? बी है, द ऑब्जेक्ट क्लॉज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है कंपनी का, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है क्या? तो क्लॉजेस, हाँ, आप लोगों ने पढ़े होंगे, 6 क्लॉजेस होते हैं। मेमोरेंडम में, एमओए में 6 क्लॉजेस बनाए जाते हैं, जैसे कि नेम क्लॉज हो गया, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, इस तरीके से। तो उसमें से ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में पूछा हुआ है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है क्या? तो अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट क्लॉज का पढ़ रखा है तो आप लोगों को पता होगा कितने पार्ट्स में ये होता है। सी है, एवरी कंपनी शुड हैव इट्स ओन आर्टिकल्स। हर कंपनी के खुद के आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी जिसे बोला जाता है, या फिर आर्टिकल्स भी बोलते हैं। तो हर कंपनी के अपने होते हैं क्या एओए? डी है, एन एडवर्टाइजमेंट कैन बी ट्रीटेड एज प्रोस्पेक्टस। एडवर्टाइजमेंट करना क्या प्रोस्पेक्टस होती है? तो देखिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। फर्स्ट जो कह रहा है कि एओए कंपनी का चार्टर होता है, तो ये रॉन्ग है, कंपनी का चार्टर एओए नहीं होता है। फिर है सी ऑप्शन है, एवरी कंपनी शुड हैव इट्स ओन आर्टिकल्स। हर कंपनी के खुद के आर्टिकल होते हैं, ये बिल्कुल ट्रू है। ऑब्जेक्ट क्लॉज 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट को भी प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाता है, उसकी तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हर कंपनी के खुद के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कोई भी कंपनी चाहे बना सकती है, उसमें उसे जो भी फ्यूचर में रूल्स फॉलो करने हैं वो रूल्स वगैरह लिख सकती है अपने आर्टिकल्स। जो भी उसे फॉलो करने हैं अपने आर्टिकल्स में वो लिख सकती है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि एमओए डज नॉट इंक्लूड। मेमोरेंडम में अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में 6 क्लॉजेज होते हैं, यहाँ पर क्लॉजेज पर ही क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा क्लॉज वहाँ पर नहीं होता है। ए, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, बी, कैपिटल क्लॉज, सी, लाइबिलिटी क्लॉज, या फिर डी, एसेट क्लॉज। तो देखिए एमओए में 6 क्लॉजेज जो हैं वो होते हैं, और ये 6 क्लॉजेज कौन कौन से होते हैं? एक होता है नेम क्लॉज, एक होता है सिचुएशन क्लॉज, एक होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, एक होता है कैपिटल क्लॉज, एक होता है लाइबिलिटी क्लॉज, और एक होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इस तरीके से 6 क्लॉज होते हैं, लेकिन एसेट क्लॉज नाम का कोई क्लॉज नहीं होता है एमओए में। तो यहाँ पे हमसे डज नॉट वाला ही पूछा है, कौन सा क्लॉज नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसेट क्लॉज नहीं होता है। आपको नेम याद रखने हैं, 6 के 6 क्लॉजेस के किसी भी तरीके से बन के क्वेश्चन आ सकता है क्लॉजेस पर। नेक्स्ट है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय। शेल्फ प्रोस्पेक्टस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। शेल्फ प्रोस्पेक्टस कौन इशू कर सकता है? ए, एनी ट्रेडिंग कंपनी, बी, एनी इंडस्ट्रियल कंपनी, सी, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स, डी,
एनी एग्जिस्टिंग कंपनी हुज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये कह रहा है कि क्या ट्रेडिंग कंपनी इशू कर सकती है, या फिर इंडस्ट्रियल कंपनी, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स हो गए, या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसके शेयर जो हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो इशू कर सकती है। तो देखिए शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक्स या ये सभी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो इशू कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ए स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय। एक स्पेशल रिजोल्यूशन जिसे कि SR बोलते हैं वो पास कब माना जाता है? ए सिंपल मेजोरिटी, जब सिंपल मेजोरिटी हो यानी कि 50% से ज़्यादा। बी 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी हो तब। या फिर सी 3/4 मेजोरिटी, या फिर डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो देखिए रिजोल्यूशन होते हैं जनरली दो तरीके से होते हैं। एक होता है GR यानी कि जनरल रिजोल्यूशन, दूसरा होता है SR यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन। जनरल रिजोल्यूशन कब पास किया जाता है? जब कुछ मुद्दे जैसे कि मीटिंग हो रही होती है शेयर होल्डर की, जो मुद्दे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, जनरल होते हैं, उनके लिए क्या है ज़्यादा लोगों की सहमति की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा शेयर होल्डर की सहमति की ज़रूरत नहीं होती। 50% से ज़्यादा अगर सहमति दे दे तो रिजोल्यूशन पास मान लिया जाता है वहाँ पर, ठीक है। और स्पेशल रिजोल्यूशन कब पास किया जाता है? जब कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके लिए ज़्यादा मेंबर्स की सहमति की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, ज़्यादा लोगों की रजामंदी वहाँ पर ली जाती है, ज़्यादा लोग अगर सहमत होंगे तो ही उस रिजोल्यूशन को पास किया जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है 75% या उससे ज़्यादा लोग अगर जो है सहमत हो जाते हैं, वहाँ पर वोट दे देते हैं 75% तो उसको पास मान लिया जाता है, वो स्पेशल रिजोल्यूशन कहलाता है। 75% या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो 75% अगर हो जाता है तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। 75% यानी कि 3/4, 3/4 अगर मेजोरिटी होगी तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 3/4 मेजोरिटी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू। कंपनी की प्रॉपर्टी जो है किससे बिलोंग करती है? ए कंपनी, बी शेयर होल्डर, सी मेंबर्स, डी प्रमोटर्स। अब देखिए कंपनी जो होती है एक लीगल एंटिटी होती है, एक खुद पर्सन होती है जो कानून की नज़र में होती है, उसी के नाम पर सब जो भी एसेट है परचेज की जाती है, जो भी एग्रीमेंट है किए जाते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी कंपनी परचेज करती है वो कंपनी के नाम पर ही रजिस्टर होती है। तो जो प्रॉपर्टी होगी वो किससे बिलोंग होगी? कंपनी से बिलोंग होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच कंपनी शेयर्स कैन नॉट बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। कौन सी कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते? नॉट है यहाँ पर क्वेश्चन में, ध्यान रखेंगे। ए प्राइवेट कंपनी, बी पब्लिक कंपनी, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए पब्लिक कंपनी जो होती है उसके शेयर्स तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, पब्लिक को ट्रांसफ़र कर पब्लिक को जो है इशू किए जाते हैं, और पब्लिक जब चाहे कभी कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकती है। जैसे मैंने किसी कंपनी के परचेज खरीद रखे हैं, मैं बेचना चाहूँ किसी और को बेच सकती हूँ, आप मान लीजिए खरीदना चाहते हैं, आप मुझसे खरीद सकते हैं, फ्रीली आपको ट्रांसफरेबल हो सकते हैं शेयर्स, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी जो होती है पब्लिक एट लार्ज पर शेयर इशू नहीं करती है, कुछ लिमिटेड पर्सनस के बीच में होती है ये कंपनी। यहाँ पर मैक्सिमम जो 50 मेंबर्स होते हैं उनके बीच में ही वो शेयर ट्रांसफ़र कर सकती है, और फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। नेक्स्ट है विच डॉक्यूमेंट शुड बी एनेक्स्ड टू द नोटिस ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग। जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है उसका नोटिस जब भेजा जाता है तो उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अटैच किए जाते हैं? ए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, बी प्रॉक्सी फॉर्म, सी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, या फिर डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो देखिए स्टैट्यूटरी मीटिंग के साथ दोनों ही डॉक्यूमेंट अटैच होंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी और प्रॉक्सी फॉर्म भी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें ये दोनों दिए गए हैं बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट है द कंपनीज नेशनैलिटी इज़ डिसाइडेड बाय इट्स। जो कंपनी की नेशनैलिटी होती है, यानी कि ये जानना हो अगर किसी को कंपनी कौन से देश की है, मान लीजिए इंडिया की है, इंडियन सिटीजन है, उसके लिए ये दिखागा कि इंडिया की है या फिर फॉरेन की है। ठीक है, तो वहाँ पर कंपनी की नेशनैलिटी कैसे पता चलती है? ए शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से पता चलेगी कि शेयर होल्डर कहाँ के हैं, इंडिया के हैं या नहीं है उससे, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस की रजिस्टर्ड ऑफिस उस कंपनी का कहाँ पर है। सी प्लेस एट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट, जहाँ पर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी जाती है वहाँ से, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए कंपनी की नेशनैलिटी अगर पता करनी है तो जहाँ पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा कंपनी का, जहाँ से वो अपना काम कर रही होगी, उसका कंट्रोल हो रहा होगा, वहाँ से होता है। तो जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस देखा जाता है कंपनी का कहाँ पर है, उसी से कंपनी की नेशनैलिटी पता चलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इफ कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो वहाँ पर मेंबर्स जो होते हैं उनकी लायबिलिटी कितनी होती है। ए अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो वैल्यू पे नहीं की शेयर्स पर क्या उतनी होती है। मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, शेयर इशू कर रखे हैं किसी कंपनी ने 10-10 रुपये की, उस पर मेंबर्स से 8 रुपये मंगा लिए गए हैं, तो कितने पेंडिंग रहे 10 - 8 यानी कि 2, यानी कि 2 अभी तक अनपेड है उस शेयर होल्डर के लिए। तो क्या सिर्फ फ्यूचर में उसे 2 पे करने होंगे अगर गारंटी के केस में है, लिमिटेड बाय गारंटी है तब। बी है गारंटी अमाउंट, जितने की उसने गारंटी ले रखी है शेयर होल्डर ने या मेंबर, जो भी कह लो मेंबर ने, तो गारंटी मान लीजिए उसने 5,000 रुपये की ले रखी है कि मैं 5,000 रुपये तक पे करूँगा इन फ्यूचर, अगर कंपनी को लॉस हो जाता है या कुछ भी होता है तो जितने भी यहाँ पर कितना भी अमाउंट हो सकता है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है 5,000 रुपये। ठीक है, तो जितने उतने अमाउंट की गारंटी ले रखी है, क्या उस अमाउंट तक होती है। सी है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि जितना भी लॉस होगा, चाहे लाखों रुपए का लॉस हुआ हो, वो सभी मेंबर्स पे करेंगे, कोई लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, अनलिमिटेड है, जितना भी लॉस होगा उतना पे करना पड़ेगा। या फिर डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जब लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी होती है कंपनी, तो जो अमाउंट पे करना होता है मेंबर्स को वो गारंटी अमाउंट पे करना होता है, यानी कि जितने की उसने गारंटी ले रखी होती है उतना ही उसे पे करना होता है। नाम से पता चल रहा है लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि जितने की गारंटी ली है उतना अमाउंट पे करना होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कमेंसेस बिजनेस, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो अपना बिजनेस कब शुरू कर सकती है। ए एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर। बी आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि COI, यानी कि जब उसे COI मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन का, कंपनी बनने का, तब शुरू कर सकती है। सी है आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंस बिजनेस, या फिर जब सर्टिफिकेट मिलता है बिजनेस शुरू करने का तब कर सकती है। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, जैसे ही उसको COI मिल जाता है वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यही थे इस वीडियो के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद में आए होंगे, इससे आपकी कुछ रिवीजन हुई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो इस वीडियो में यही 10 क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।